आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रिया। कोई भी ऐसा शब्द या शब्द समूह जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसा शब्द या ऐसा शब्द समूह जिससे कोई भी कार्य हो रहा हो चुका हो या होगा, इस बात का हमें ज्ञात होगा, उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम कुछ वाक्य लेते हैं। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। सीता खाना पकाती है। सीमा खेल रही है। यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं, जा रहे हैं, पकाती है, खेल रही है, इससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। तो ये सारे शब्द और शब्द समूह क्या है? क्रिया है। अब हम बढ़ते हैं क्रिया के मूल रूप के ऊपर। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु के नाम से जानते हैं। धातु जो है वो क्रिया का मूल रूप है। मूल रूप यानी खेलना, खेल रही है, इसका मूल रूप होगा खेल। इसका पकाती है का मूल रूप क्या होगा? पका। जा रहे हैं, जा। खा, पी, ये सारे जो शब्द हैं ये क्रिया के मूल रूप में हैं, ये क्रिया के मूल शब्द हैं। इन्हें हम धातु के नाम से जानते हैं। धातु जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु में क्रिया के मूल शब्द होते हैं, जैसे खेल, पका, जा, खा, पी आदि। वहीं यौगिक शब्द में इसके बदले हुए रूप होते हैं, यानी इसके साथ प्रत्यय जोड़ दिया जाए या इसके साथ अन्य धातु जोड़ दिया जाए, या वैसे क्रिया के शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से आए हैं उन्हें हम यौगिक धातु के नाम से जानते हैं। यौगिक धातु में आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे खेलना, जाना, आना इत्यादि। आगे बढ़ते हुए यौगिक धातु के तीन अन्य प्रकार होते हैं, यानी यौगिक धातु के तीन उपभेद भी होते हैं, जिसमें से पहला है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक या फिर सकर्मक धातु। इसमें जो मूल धातु होते हैं उसमें प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया के शब्द हम बनाते हैं उन्हें हम प्रेरणार्थक या फिर सकर्मक धातु के नाम से जानते हैं। जैसे मूल शब्द है खा, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा और ये बन गया खाना। मूल शब्द था पी, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ा और ये बन गया पीना। इसी प्रकार नहाना, आना, जाना, ये जितने भी प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनते हैं क्रिया के, उन्हें हम प्रेरणार्थक या सकर्मक धातु कहते हैं। दूसरा जो इसका भेद है उसे हम जानते हैं नाम धातु के नाम से। नाम धातु, नाम धातु में जो है संज्ञा या विशेषण के शब्द जिनसे कि क्रिया बनता हो उसे हम नाम धातु में रखते हैं। जैसे लात का लतियाना, या फिर बात से बना बतियाना। तो इस प्रकार के जो क्रिया के शब्द हैं जो ओरिजिनली संज्ञा या विशेषण के शब्दों से बनाए जाते हैं, उन्हें हम नाम धातु, यौगिक धातु के अंतर्गत नाम धातु के नाम से जानते हैं। हमारा जो तीसरा भेद है वह है संयुक्त या फिर यौगिक।
यौगिक क्रिया। इसके अंतर्गत दो मूल धातु, जो मूल धातु होते हैं, उन दो मूल धातु या दो से अधिक मूल धातुओं को अगर जोड़ा जाए तो उसके बाद जो क्रिया के शब्द बनते हैं उन्हें हम संयुक्त या फिर यौगिक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि उठना बैठना, पढ़ना लिखना इत्यादि जो उदाहरण हैं वो यौगिक क्रिया के उदाहरण हो जाते हैं। इनमें है जैसे रोना धोना, चलना फिरना, ये सभी संयुक्त धातु या फिर यौगिक क्रिया के उदाहरण होते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक मूल धातु एक साथ जुड़े होते हैं। अब चर्चा करते हैं क्रिया के भेदों के ऊपर। तो क्रिया के भेद रचना के आधार पर किए जाते हैं। रचना के आधार पर इसके दो भेद माने गए हैं, जिसमें से पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में जो कार्य है, क्रिया का कार्य है, उसका फल जो है वो कर्ता को मिलता है, या उसका जो फल है वो कर्ता पे पड़ता है। वहीं दूसरी ओर सकर्मक क्रिया में जो क्रिया का असर है वो कर्ता पे ना पड़ के कर्म पे पड़ता है। तो अगर क्रिया का जो असर है या क्रिया का जो फल है वो कर्ता पे पड़े तो वो अकर्मक क्रिया है, और वो कर्म पे पड़े तो वो फिर सकर्मक क्रिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, रोहन खेलता है, मैं लिखता हूं। ये जो है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें जो करता है मैं या फिर रोहन, इसके ऊपर क्रिया का फल पड़ रहा है, इसके ऊपर क्रिया का असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सकर्मक क्रिया का अगर हम उदाहरण ले तो पहला उदाहरण है मैं पत्र लिखता हूं। अब जो लिखने का असर है, जो फल है, वो पत्र के ऊपर पड़ रहा, यानी कर्म के ऊपर पड़ रहा। मैं पत्र को लिखता हूं तो लिखने की क्रिया का जो असर है वो पत्र के ऊपर पड़ रहा, और इसलिए ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। वहीं हम अगर एक और एग्जाम्पल लें, इसका एक और उदाहरण लें, तो हमें पता चलता है जैसे मीरा फल खाती है। इसमें मीरा जो है करता है, फल कर्म है, खाना क्रिया है। मीरा जो है वो फल खा रही है, तो मीरा के खाने की जो क्रिया है उसका असर फल के ऊपर पड़ रहा है। फल जो है उसके ऊपर क्रिया का असर पड़ रहा है, और चूंकि फल कर्म है इसलिए ये वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। संज्ञा और सर्वनाम की भांति क्रिया भी अपने रूप में बदलाव करता है, वाक्यों के अनुसार, समय के अनुसार, या फिर वाक्य में प्रयोग के अनुसार क्रिया जो है वो अपने रूप में बदलाव करता है। यानी कि अब हम बात करेंगे क्रिया के रूपांतर के ऊपर। क्रिया के रूपांतर, क्रिया के रूपांतर के भी कई आधार माने गए हैं, जिनमें से पहला है वाच्य। वाच्य के आधार पे क्रिया में, क्रिया के रूप में अंतर होता है। दूसरा है हमारा काल। काल यानी समय, समय के आधार पे क्रिया के रूप में बदलाव होते हैं। तीसरा है अर्थ। चौथा है लिंग। पांचवा है वचन। और छठा है पुरुष। तो इन 6 तत्वों के आधार पे क्रिया जो है वो अपने अंदर बदलाव करता है। अब वो बदलाव किस तरीके के होते हैं?
तो सबसे पहले हम जानेंगे वाच्य को, कि आखिर में वाच्य है क्या। वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को हम वाच्य कहते हैं जिसके आधार पे हमें यह ज्ञात हो कि वाक्य के अंदर कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, या फिर भाव की प्रधानता है। एक वाक्य के अंदर कर्म होता है, कर्ता होता है, और उस क्रिया का एक भाव होता है। तीनों में से उस वाक्य में कौन प्रधान है, ये हमें वाच्य के द्वारा पता चलता है। या क्रिया में जो परिवर्तन होता है जिसके कारण यह बात हमें पता लगती है, उस परिवर्तन को हम वाच्य के नाम से जानते हैं, उस बदलाव को वाच्य के नाम से जानते हैं। तो वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य यानी ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, क्रिया के ऊपर कर्ता की प्रधानता हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें क्रिया के ऊपर कर्म की प्रधानता हो उसमें कर्मवाच्य कहते हैं, और जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाच्य के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लें, रमेश केला खाता है, ये कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें रमेश जो करता है वो प्रधान है, रमेश के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, और रमेश जो है इस वाक्य में प्रधान के तौर पे मौजूद है। वहीं कर्मवाच्य का अगर हम उदाहरण लें तो उसमें हम लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कवियों के द्वारा कविताएं लिखी जाती हैं। इस वाक्य में जो कर्म है वो प्रधान है, कविताएं, तो ये कर्मवाच्य का उदाहरण हो गया। तीसरा है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य के उदाहरण में हम लिख सकते हैं, जैसे मुझसे उठा ही नहीं जाता, से उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। इसमें उठना जो है वो एक भाव है, और वो भाव जो है वो सबसे प्रधान है इस पूरे वाक्य में, तो इसलिए ये भाववाच्य का एक उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं भाववाच्य के, जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता। उसी प्रकार हम कर्मवाच्य में ले सकते हैं, रोगियों को दवाई दी गई, या रमेश द्वारा केला खाया जाता है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो कर्मवाच्य के होंगे, जिसमें कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य, कर्म प्रधान कर्मवाच्य, और भाव प्रधान तो भाववाच्य। इन वाच्यों में वाक्यों के बदलाव भी होते हैं जो हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। अब हम दूसरे आधार पे आते हैं जो कि है काल। काल के ऊपर चर्चा करने से पहले हम वाच्य के कुछ चंद तथ्यों को जान लेते हैं। तो जो कर्मवाच्य है उसका उपयोग अक्सर सूचना या विज्ञप्ति जाहिर करने के लिए की जाती है, या कार्यालय पत्रों में या कार्यालयी जो भाषा होती है वो कर्मवाच्य में लिखी जाती है। कोई भी आदेश जारी होगा तो वो भाववाच्य में होगा। कर्मवाच्य की प्रधानता हमें वहाँ भी मिलती है जहाँ पे लोग अहंकार दिखाते हैं। अगर अहम या अहंकार वाली भाषा होगी तो वो कर्मवाच्य में लिखी होगी। उसी प्रकार सूचना या विज्ञप्ति जारी होगी, कर्मवाच्य में होगी। कोई कार्यालयी पत्र होगा वो कर्मवाच्य में भाषा होगा। और वहीं अगर कोई आदेश या अनुमति पारित की जाएगी, अनुमति के लिए कोई पत्र लिखा जाएगा या कोई आदेश पारित करना होगा, तो उसमें भाववाच्य का उपयोग किया जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी कभी कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता नहीं होता है, कर्ता को हटा दिया जाता है। यानी बिना कर्ता के जो वाक्य होते हैं वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही पाए जाते हैं। कर्तृवाच्य बिना कर्ता के नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें कर्ता की ही प्रधानता होती है। तो आगे बढ़ते हुए हम दूसरे आधार काल के ऊपर बात करते हैं। काल के भी 3 उपभेद हैं, जिसमें से प्रथम है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्यकाल।
इन तीनों कालों के भी उपभेद हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए भूतकाल, भूत यानी पास्ट, अंग्रेजी में इसे पास्ट कहते हैं, यानी बीता हुआ समय। काल का मतलब होता है समय, तो काल के आधार पे क्रिया में बदलाव यानी समय के आधार पे। तो ऐसे शब्द जिससे हमें क्रिया के समय का पता चले कि वो कार्य कब हुआ था या कब होगा, उसके समय सीमा का जब पता चल जाए जिन शब्दों से, उन शब्दों को हम काल कहते हैं, या उस क्रिया को हम काल कहते हैं जिस क्रिया से हमें उसके समय के होने या करने का बोध हो, उसके होने या करने के समय का बोध हो, उसे हम काल के नाम से जानते हैं। भूतकाल ऐसे शब्द जिससे क्रिया के हो जाने का बोध हो, यानी कि वो बीते हुए समय में हो चुका है, ऐसे शब्द जिनसे इसका बोध हो उसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। वर्तमान काल में हमें जो शब्द हैं उससे यह ज्ञात होता है क्रिया जो है वो अभी हो रही है, जो कार्य है वो इसी समय में हो रहा है। वहीं भविष्य काल में कार्य के होने की संभावना होती है, यानी कि यह कार्य होगा, आगे आने वाले समय में इस कार्य के होने की संभावना है। अगर ऐसा हमें उन शब्दों से पता चले तो वहां पे भविष्य काल होता है। अब रूप में बदलाव कैसे होता है? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं कि राम क्रिकेट खेलता था। इसका अर्थ यह है कि राम जो है बीते हुए समय में कभी क्रिकेट खेला करता था। वहीं इसे अगर वर्तमान काल में लिखना हो तो हम लिखेंगे राम क्रिकेट खेलता है, और भविष्य काल में हो जाएगा राम क्रिकेट खेलेगा। तो इस प्रकार जो क्रिया है उसमें बदलाव हो रहा है। खेलता था, खेलता है, खेलेगा। उसी प्रकार खेल रहा था, खेल रहा है, खेल रहा होगा। तो क्रिया में जो है बदलाव आते रहते हैं। इन बदलावों को ही हम रूपांतर कहते हैं, और ये रूपांतर जो है वो समय के अनुसार बदलते हैं, काल के अनुसार, यानी कि वो समय बीत गया है, आने वाला है, या फिर वो चल रहा है। इसके आधार पे हम क्रिया के अंदर रूपांतर देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और चौथे आधार की तरफ। तीसरा रूपांतर का जो कारण है वो है अर्थ। अर्थ यानी कि भाव। तो जो क्रिया है, जिन शब्दों से क्रिया के भाव का पता चले और उस भाव के बदलने से क्रिया में बदलाव हो, तो उसे हम अर्थ के आधार पर रूपांतर कहते हैं। जैसे कि मैं पढ़ नहीं पाता, और दूसरा है मैं पढ़ भी नहीं पाता। दोनों में क्रिया में थोड़ा बदलाव है और दोनों के भावों में बहुत बदलाव है। मैं पढ़ नहीं पाता मतलब बाकी का काम तो कर पाता हूं, पढ़ नहीं पाता। और मैं पढ़ भी नहीं पाता में वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, यानी कि उससे बाकी के कार्य भी नहीं हो रहे, वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा और वो अत्यंत परेशान है। तो इस प्रकार जो है छोटे छोटे बदलावों से वाक्य के मीनिंग बदल जाते हैं, उनके मतलब बदल जाते हैं और उनके भाव बदलते हैं। और इसी भाव के बदलाव के साथ जब क्रिया में बदलाव होता है तो उसे हम अर्थ के आधार पर क्रिया के रूपांतर कहते हैं। हमारा जो चौथा है रूपांतर का तरीका वो है पुरुष। पुरुष होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें से पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। इन तीनों पुरुषों के आधार पे क्रिया के अंदर बदलाव आते हैं। उदाहरण के तौर पे उत्तम पुरुष में मैं शब्द का उपयोग होता है। मैं खाना खा रहा हूं, वो खाना खा रहा है और वह खाना खा रहा है, तीनों में अंतर है। तो पुरुष के आधार पे जब क्रिया में बदलाव होता है तो उसे हम क्रिया के रूपांतर पुरुष के आधार पे कहते हैं, जिसमें 3 भाग हैं और इन तीनों के आधार पे ही क्रिया में बदलाव होते हैं। हमारा जो चौथा आधार है वो है लिंग।
लिंग होते हैं दो प्रकार के, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। तो जब क्रिया में पुरुष या स्त्री के आधार पर बदलाव आएंगे, जो रूपांतर आएंगे उसे हम लिंग के आधार पर क्रिया का रूपांतर कहेंगे। उदाहरण के लिए, लड़का खाना खाता है और लड़की खाना खाती है। पुरुष जो है वो चल रहा है, महिला जो है चल रही है। तो ये जो क्रिया के अंदर बदलाव हैं वो लिंग के आधार पे हुए हैं। इसके बाद हमारा जो आखिरी आधार है वो है वचन। छठा जो आधार है वो है वचन। वचन के भी दो भेद होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। बहुवचन, एक वचन में किस प्रकार की क्रिया का उपयोग होता है? जैसे मोहन खाना खा रहा है और लड़के खाना खा रहे हैं। मोहन पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं या छात्र पढ़ते हैं। तो जब एक वचन में होता है तो क्रिया का रूप अलग होता है, जब बहुवचन में जाता है तो उसके क्रिया के रूप में बदलाव आ जाते हैं। इन्हीं बदलावों को हम वचन के आधार पर क्रिया के रूपांतर के नाम से जानते हैं। तो क्रिया जो है वो अपने रूप में इन 6 आधारों पर बदलाव करता है। इन बदलावों को हम क्रिया के रूपांतर के नाम से जानते हैं और इन बदलावों का हम वाक्यों में उसके ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बात फिर मिलेंगे। धन्यवाद।